दोस्तों, दुनिया में क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहा है। धरती से निकलने वाले सारे ईंधन और मिलने वाले सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान निचोड़ चुका है और आज सारी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। अब चूंकि दुनिया भर में रूस एक बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है और जब से यूक्रेन और रूस वाला मामला चल रहा है तब से रूस ने ईंधन देना बंद कर दिया है, जिस वजह से ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अब इसके चलते दुनिया भर में हाहाकार मच रहा है। कीमत कम करने के लिए कई देशों ने कोयले और तेल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, लेकिन इस वजह से एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम साफ तौर पर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और रिसर्चर्स की टीम के साथ अब तमाम देश सस्टेनेबल सोर्सेस यानी रीन्यूएबल सोर्सेस से हासिल ऊर्जा की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर लगे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर फॉसिल फ्यूल और इंटरनेशनल मार्केट में इसके लिए झड़प से बच सकते हैं, लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सामने आइसलैंड ने कर दिखाया है और हमारा देश भारत भी इस दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। और आज पूरी दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और आइसलैंड के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम बाकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज छोड़कर एक साफ सुथरी एनर्जी पर डिपेंड हो सकें और बेहतर कल दिखें? आइए इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये रीन्यूएबल एनर्जी क्या है। रीन्यूएबल एनर्जी एक तरह से ऐसी एनर्जी होती है जो कभी खत्म ना हो और इसका सोर्स अक्षय होता है, यानी कभी खत्म ना होने वाला। और अगर इसे हम हमारी पृथ्वी के नजरिए से देखें तो हमारे लिए सूर्य है, सूर्य जो लगातार ऊर्जा देता है और सूर्य की ऊर्जा जब जमीन पर पहुंचती है तब इससे सीधे बिजली बनाई जा सकती है या टेम्परेचर हासिल किया जा सकता है। बता दें कि आज पूरी दुनिया के पावर जनरेशन का 10वां हिस्सा ही सोलर और विंड यानी हवा से हासिल होता है। और अभी दुनिया भर में रीन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हाइड्रो पावर है, जिसमें पानी से बिजली तैयार की जाती है और उस पानी का बार बार इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब पवन चक्की की बात करें तो पवन चक्की और सोलर पैनल के जरिए बीते करीब 150 साल से बिजली बनाई जा रही है और वक्त के साथ इसमें ज्यादा बेहतर और सस्ती तकनीक हासिल हो गई। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है वैसे ही सोलर और विंड एनर्जी की एबिलिटी और टोटल प्रोडक्शन में भी हिस्सेदारी बढ़ रही है, क्योंकि लोग इसे किफायती होने की वजह से अपना रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी मुश्किलें हैं जिन्हें पार कर पाना जरूरी है, क्योंकि दिन में तो आप सोलर पैनल का यूज कर लेते हैं, लेकिन रात में बिजली जलाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिक हो और ये तय कर सके कि कब हमें रीन्यूएबल सोर्स से बिजली मिले और कब इकट्ठा की हुई बिजली का इस्तेमाल किया जाए। आज सोलर पैनल की एनर्जी सेव करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता नहीं है और रीन्यूएबल एनर्जी को आम करने के लिए फिलहाल ये सबसे बड़ा बैरियर है। रीन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के साथ एक दिक्कत तो ये भी है कि सोलर पैनल, हाइड्रो प्लांट और विंड टरबाइन उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां ये सबसे अच्छी तरह से काम कर सके, जबकि फॉसिल फ्यूल को जहां भी जरूरत हो वहां जलाकर ऊर्जा हासिल की जा सकती है। अब चूंकि गैस या फ्यूल से चलने वाली कार में आप बहुत तेजी से ईंधन भर सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी जुटाने की रफ्तार बहुत धीमी होती है और इसी पर काम करना ज्यादा जरूरी हो चला है। रिसर्चर्स का कहना है कि साल 2020 से 2026 के बीच दुनिया की रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की टोटल कैपेसिटी 60% से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया भर में आबादी और बिजली की मांग दोनों बढ़ रही है। अब बढ़ती मांग के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लग सकता है और अभी हाल में जो ग्रिड है उसे और उससे जुड़े तारों को शहरों और गांव तक ले जाने में कई दशकों का वक्त लगा। इसलिए हमें समझना होगा कि रीन्यूएबल एनर्जी को उसी लेवल तक ले जाने के लिए डिफॉल्ट लेआउट बनाने में भी दशकों का वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ फायदा ये है कि कोयले और गैस के प्लांट के मुकाबले रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी इसमें पैसे तो लगते ही हैं। अब चूंकि पूरी दुनिया एनर्जी पर डिपेंडेंट है तो इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा और इतने बड़े पैमाने पर काम करने में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें पैसे कौन लगाएगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं बजट से ही पैसे लगाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी देश ने मुमकिन नहीं कर दिखाया। आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आइसलैंड। आइए जानते हैं कि आखिर आइसलैंड का मॉडल क्या है। बता दें कि आइसलैंड एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी लगभग 3 लाख है, लेकिन कुदरत ने इस देश को कुछ खास तोहफे दिए हैं। आइसलैंड का 10वां हिस्सा ग्लेशियर से ढका है और ये देश 2 टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर टिका है।
अब ऐसे में गर्मी धरती की सतह तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से यहाँ बड़े ज्वालामुखी और गर्म पानी के सैकड़ों झरने हैं। लेकिन इन सारी मुसीबतों के बावजूद आज आइसलैंड पूरी दुनिया के सामने रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया है। आइसलैंड की नेशनल एनर्जी अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल का कहना है कि अगर आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ये रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का ढांचा हो तो लोगों को उसका फायदा 1-2 दिन या कुछ सालों में पता नहीं चल पाता। लेकिन एक ऐसा ढांचा है कि कई पीढ़ियों और कई दशकों के लिए मददगार हो सकता है। दरअसल आइसलैंड बहुत पहले से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही से और सीमा में रहकर इस्तेमाल करता है और साल 1908 से ही आइसलैंड के लोग घरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी के झरने से ताप हासिल करने लगे थे। इसकी शुरुआत एक किसान ने की थी। वो बताती है कि साल 1928 में रेक्याविक में म्युनिसिपल लेवल पर ऐसी कोशिश की गई थी ताकि ठंड से बचने में मदद हो सके और इसके लिए हॉस्पिटल और मेजर स्कूल्स को जियोथर्मल पावर से गर्म किया जाता था। फिर 1960 के दशक आते आते राजधानी रेक्याविक ने ऐसी कोशिशों को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मुहैया कराई और ये टेक्निक हीटर इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा साबित हुई। बता दें कि आज आइसलैंड में 10 में से 9 घर जियोथर्मल एनर्जी से गर्म किए जाते हैं और सर्दियों में जियोथर्मल एनर्जी की वजह से घरों में पाइप के जरिए गर्म पानी भी पहुंचता है। लेकिन ये एक सिर्फ तरीका है, जबकि आइसलैंड के गर्म झरनों की एनर्जी का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। असल में जियोथर्मल एनर्जी के साथ अच्छी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में भी जियोथर्मल का अच्छा उपयोग हो सकता है। ग्रीन हाउस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इतना ही नहीं, आइसलैंड फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने में लगा हुआ है। आज आइसलैंड ने जिन नई कारों का रजिस्ट्रेशन किया है उनमें 50% से ज्यादा कारें इलेक्ट्रिक हैं। इतना ही नहीं, मछली पकड़ने वाली नाव और जहाजों में गवर्नमेंट निवेश कर रही है। और अगर एविएशन की बात करें तो अगले 1 दशक के दौरान देश के अंदर उड़ानों को इलेक्ट्रिक बनाने के डायरेक्शन में आइसलैंड का काम जारी है। इन तरीकों को आजमाकर आइसलैंड ने अपने एनर्जी बिल को घटा लिया है और इन सभी वजहों से यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले वहां की हवा भी ज्यादा साफ है। यही अगर हम भारत की बात करें तो माना जा रहा है कि रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगले साल देश में $15 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। सरकार 2022 में 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही है। भारत सरकार बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन हाइड्रोजन सोलर इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ 1,75,000 मेगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट को हासिल करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार के इस कदम से रीन्यूएबल एनर्जी स्पेस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मौजूदा रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 1.5 लाख मेगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 1,75,000 मेगावाट तक पहुंचाया है। और इसे आगे जोड़ते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह ने कहा, हमें उम्मीद है कि साल 2022 के दौरान रीन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इन्वेस्टमेंट कम से कम $15 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगा। 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट। अब भारत का टारगेट है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करें और इसी के चलते भारतीय कंपनियों ने धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों की खोज शुरू कर दी है और अगस्त में रिन्यू पावर अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक में अनलिस्टेड होने वाली पहली भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। भारत ने COP21 में 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से अपनी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 40% हासिल करने की कमिटमेंट की थी। इसे हालांकि नवंबर 2021 में हासिल कर लिया गया है। सरकार ने अब 2030 तक 5 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी स्टैब्लिश करने का टारगेट रखा है। इतना ही नहीं, ग्लासगो में आयोजित क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा 2030 तक के लिए भी कई और टारगेट सेट किए गए हैं। भारत 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन वाली अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके साथ ही देश को ग्रीन एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से बिलियनर गौतम अडानी ने अगले 10 सालों के लिए $70 बिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान तैयार किया है। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी। ये कंपनी दुनिया में सबसे कम कीमत पर हाइड्रोजन पैदा करेगी। इसके लिए ग्रुप अगले 10 सालों में $70 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर डेवलपर है।
कंपनी का टारगेट 2030 तक 45 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का है। इसके अलावा 2022-23 तक कंपनी हर साल 2 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए क्षमता पर $2 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी। क्या आपके आसपास कोई सोलर प्लांट है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।